सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। सो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिससे हम इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को समझ सकें और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आ भी जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मार्शल योजना आखिर क्या थी। तो मार्शल योजना को आप पहले से भी जानते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय देशों की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, तो उस हालत को सुधारने के लिए उन्होंने आपस में एक संगठन बना लिया जिसको हम यूरोपीय संघ कहते हैं। तो यूरोपीय संघ को हेल्प प्रोवाइड करी अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी हेल्प को, इसी स्थिति को मार्शल योजना के नाम से जाना गया। यहीं पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए ज़बरदस्त मदद की। इस स्थिति को ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में चीन में कौन कौन सी दो नीतिगत निर्णय लिए गए थे। पूछे दो हैं बट मैंने 3 करवा दिए ताकि आपको कोई आगे एग्जाम में अगर 3 पूछ ली जाए तो उसमें आपको परेशानी ना हो। तो हालांकि होते हैं बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग नेता जो आए हैं ज़्यादातर मेन रोल जो मानते हैं वो 3 नेताओं का ही मानते हैं जो अपने अपने लिमिटेड टाइम पीरियड में आए हैं और उन्होंने अपने टाइम के अंदर कुछ ना कुछ किया है। तो यहाँ पर बोला गया है 1970 के दशक में। तो 1970 के दशक में 2 नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पहला रहा है हमारे चाउ एन लाई का और दूसरा रहा है देंग शियाओपिंग का। तो पहला हमारा क्या हुआ है नीतिगत निर्णय कि 1972 में अमेरिका से राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए, यानी कि आयात और निर्यात पर ध्यान दिया। ये किसके दौर में दिया गया था? चाउ एन लाई के दौर के अंदर। और यहीं पर 1973 में कृषि, उद्योग, सेवा और विकास के मामले में, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के मामले के अंदर प्रस्ताव रखा गया था कि हमें इसके ऊपर निवेश करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये भी चाउ एन लाई ने ही किया था। इसके बाद सरकार चेंज हुई। 1978 के अंदर पूरे रूप से खुले द्वार की नीति को अपना लिया गया कि अब हम एक वैश्वीकरण की तरफ चलें। हम बंधी हुई अर्थव्यवस्था कर कर या फिर सिर्फ और सिर्फ आयात कर कर, संबंध जोड़कर, प्रस्ताव रखकर एक विकास हासिल नहीं कर सकते। तो देंग शियाओपिंग ने 1978 के अंदर खुले द्वार की नीति को अपनाया। तो 1970 के दशक के अंदर ये हमारे ये बदलाव हुए कि 1970 में क्या हुआ था? पहला हो गया 1972 के अंदर अमेरिका के साथ आयात शुरू और राजनीतिक संबंध शुरू। 1973 के अंदर कृषि, उद्योग, विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के मामले के अंदर प्रस्ताव रखे गए और 1978 के अंदर खुले द्वार की नीति को अपना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी, इसका क्या मतलब है? तो विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता का प्राप्त किया जाए, यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, ट्रेड ट्रांजैक्शंस में और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया जाए। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। 1978 में देंग शियाओपिंग ने इसकी घोषणा करी थी, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ हम आयात कर रहे थे, निर्यात नहीं कर रहे थे। तो 1978 के अंदर देंग शियाओपिंग आए, उन्होंने पूरे तरीके से खुले द्वार की नीति को अपनाया और अपनी ट्रांजैक्शंस को शुरू कर दिया। तो ये हमारे खुले द्वार की नीति हुई और चीन का विकास एक तरह से बढ़ने लग गया। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कवर करे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं उनको भी अच्छे तरीके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो क्षेत्रीय संगठन आखिर होते क्या हैं? क्षेत्रीय संगठन का मतलब ये होता है कि कई सारे राज्य मिलकर आपस में एक संगठन बना लें जिसमें वो बीच में अपनी आपस में आयात कर सकें, निर्यात कर सकें और ट्रांजैक्शंस कर सकें, राजनीतिक संबंध बने और टकराव रहित कार्य करें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि भाई सदस्य देशों में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्षेत्र में शांति को बढ़ावा व एकता को बढ़ावा देने के लिए और विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाने के लिए, लड़ाइयों को माध्यम को कम करने के लिए। तो ये क्षेत्रीय संगठन बनाने के मुख्य उद्देश्य होते हैं और ये क्षेत्रीय संगठन का बात होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जिसका नाम है यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक कमज़ोर संगठन बनाती हैं। तो यूरोपीय संगठन एक वाकई काफ़ी मजबूत संगठन रहा है, मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये एक कमज़ोर संगठन भी बन जाता है। पहला क्या आता है? कभी कभी सदस्य देशों द्वारा विदेश और रक्षा नीति में एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं।
और साथ ही एक संविधान बनाने का भी प्रयास जो है असफल रहा है। डेनमार्क व स्वीडन द्वारा मास्ट्रिएट संधि व यूरो का विरोध किया गया। कई सदस्य देशों का अमेरिका गठबंधन में होना, यानी कि इसने क्या करा था, आपस में एक दूसरे को मतलब फैसिलिटीज़ देने के लिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, बट बाद में जाके इसने अपना एक राजनीतिक रूप ले लिया। यानी कि इसका क्या था, बेसिकली हेल्प का सिस्टम था कि हम आपस में हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, साथ देंगे, बट बाद में जाके इसने राजनीतिक रूप लिया। इसने एक झंडा बनाया, एक मुद्रा बनाई और एक ही मुद्रा का पूरे संघ के अंदर चलन बनाया और साथ ही साथ सभी को नागरिकता भी दी। यानी कि आप किसी भी संगठन के देश के अंदर बिना वीज़ा व पासपोर्ट के रह सकते हो, जा सकते हो। एक तरह से अभिव्यक्ति का अधिकार उन लोगों को दे दिया, जो कि ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगा था। तो ब्रिटेन ने अपनी जनहित याचिका के माध्यम से, यानी अपनी ही जनता के द्वारा उनसे पूछा कि अब क्या करें, तो जनता का 51% वोट आया था कि इनसे अलग हो जाइए, तो इसलिए ब्रिटेन भी इनसे अलग हो गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्होंने राजनीतिक रूप लेने के कारण अपने आप को एक कमज़ोर संगठन के रूप में बदल लिया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कवर अप हो गए। 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी फटाफट से समझ लेते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभों एवं उनके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आसियान ने इतनी जल्द ही तरक्की हासिल की है, उस तरक्की को हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। देखो, मैं पीछे वाले टॉपिक का आपको रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूँ कि जो उसकी एक तरह से तारीफ़ें हुई थी पूरे विश्व के अंदर कि इसने इतने जल्द से जल्द कितनी तरक्की अचीव करी, क्योंकि इसके अंदर जो सम्मिलित देश हैं वो ज़्यादातर भारत जैसे देश थे, यानी जिनके ऊपर पहले से किसी का कब्जा हुआ हो। तो इन्होंने आपस में अपनी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने के लिए एक समुदाय बना लिया, एक संगठन बना लिया, जिससे वो अपने आप को ग्रोथ में ला सकें। तो ये ग्रोथ में बहुत जल्द ही लिया है और इसी को आसियान शैली के नाम से जाना गया। तो आप बताया गया कि जो एक ग्रोथ हुई है इनकी इतनी जल्दी, वो आखिर किन वजह से हुई है। तो इसने अपने 3 पिलर बनाए, उन पिलर्स के माध्यम से इसने बताया कि हमने इतनी जल्दी ग्रोथ को अचीव किया है। तो उन 3 पिलर्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। आसियान ने 2003 के अंदर पहला स्तंभ बनाया, जिसका नाम था आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय टकरावों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित, यानी कि जो कोई भी लड़ाई झगड़ा बातचीत हुई है वो आप एक बहस के जरिए, बातचीत के जरिए, बैठक के जरिए खत्म कीजिए, ना कि किसी लड़ाई के जरिए। तो ये हमसे कहा गया। फिर आसियान आर्थिक समुदाय, यानी कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में सहायता करना, यानी कि जितनी भी हमारे पास ये मार्केट होती है उस मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन पैदा ना हो, कोई भी दुकानदार, कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन अपने हिसाब से कोई कमोडिटी का प्राइस ना रखे। तो एक बाजार का मूल्य निर्धारित किया गया, टैक्स निर्धारित किए गए, जिससे हमारा आर्थिक रूप से विकास हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर विकास, साथ ही टकराव की जगह बातचीत पर बढ़ावा और बातचीत को ही एक तरह से प्रमुखता देने की यहाँ पर बात की गई है। सो बेसिकली ये हमारे 3 पिलर्स ऑफ आसियान हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, इसकी 2020 यानी 2020 की मुख्य विशेषता ये है कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, क्योंकि जब टकराव की जगह बातचीत को हम बढ़ावा नहीं देते, बहस को बढ़ावा नहीं देते, तो उससे क्या होता है, लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अब जब लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं तो उस लड़ाई के अंदर बेकसूर लोगों की, बेकसूर सैनिकों की और साथ ही साथ पैसों का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसलिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हम बातचीत के माध्यम से किसी मामले को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि मुक्त व्यापार की नीति हमें अपनानी है और मुक्त व्यापार की नीति पर भारत ने इसके 2 देशों पे ऑलरेडी सिग्नेचर कर दिए हैं। अब वो 2 देश कौन से हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड देन अब आकर आसियान की इन बातों पर चर्चा करने के बाद अमेरिका और चीन भी इसके अंदर निवेश करने की पूरी तरीके से सोच रहे हैं। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चीन तथा भारत की बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बोला है कि चीन तथा भारत क्या बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो अपने कथन के रूप में इसकी पुष्टि कीजिए। तो बेसिकली पहला हमारे पास ये है कि चीन के संदर्भ में पहले हम बात कर लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और साथ ही साथ जापान व अमेरिका और रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक इसने सुलझा भी लिया है।
दूसरा पॉइंट, अमेरिका व अफ्रीका देशों में ये निवेश कर रहा है लगातार और विश्व व्यापार संगठन का ये सदस्य है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। बात करें भारत की, तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की प्रमुख भूमिका रहती है और भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। और साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जो कि सबकी हेल्प करने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। कोविड के टाइम पर भी कई सारे देशों को भारत ने हेल्प करी, उसमें से नाम आता है बांग्लादेश व भूटान का। बांग्लादेश व भूटान को वैक्सीन व मास्क के थ्रू भी कई सारी हेल्प करी थी भारत ने। और साथ ही साथ इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी भारत ने जितना उससे बल पड़ा उतने उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए। तो ये हमारे दोनों के बीच में संदर्भ थे कि आखिर चीन तथा भारत हकीकत में बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति हैं और इसी तरीके से अगर विकास चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर हम और भी बड़ी डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 9वें क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि चीन के अंदर जो सुधार हुए उसके आखिर क्या क्या पहलू थे, कौन से नेता कब आए जिन्होंने इन सुधारों को लीड किया, इसको समझते हैं। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में बताइए कि विवाद के क्षेत्र में कौन से संबंध हैं और साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्र में कैसे संबंध हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान आखिर कैसे हुआ। तो यानी कि हम भी जान चुके हैं कि चीन अर्थव्यवस्था या आसियान की अर्थव्यवस्था या यूरोपीय अवस्था, इन सब का उत्थान जैसे जैसे हुआ वो हमने सब समझा जब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी थी। बट बहुत सारी बार क्या होता है कि चीन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, हमारे और चीन के बीच में संबंध कैसे हैं, इस तरीके से। तो पहला इसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान ऐसे इस तरीके से हुआ कि 1972 में एकांतवास की समाप्ति की गई। 1973 में कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के मामलों के अंदर विचार करने का मुद्दा रखा गया। 1978 में खुले द्वार की नीति को अपनाया गया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना करी। और 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी ये बन गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल प्ले किया है वो 3 नेताओं ने किया है। पहले आते हैं माओ, दूसरे आते हैं चाओ एन लाई और तीसरे आते हैं डेंग शियोपेंग। माओ के नेतृत्व के अंदर पूरा जो चीन था वो बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी। ना ही ये देश किसी से आयात करता था, ना ही ये देश किसी से निर्यात करता था। इसका पूरा पूरे विश्व से जो है नाता टूटा हुआ था इनके दौर के अंदर। बाद में जाके जब दूसरे नेता आए इनकी मृत्यु के बाद, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इस बंधी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर कभी विकास नहीं कर सकते, हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, एक व्यवहारिक वैचारिक मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी और व्यापार करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, एकांतवास की समाप्ति हुई और हमने अपना पहला संबंध अमेरिका के साथ जोड़ा और उनके साथ हमने आयात शुरू कर दिया। बाद में जाके 1978 के अंदर डेंग शियोपेंग ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को खुले द्वार की नीति को अपनाया और बाद में जाके कभी खेती का निजीकरण कर दिया तो कभी व्यापार का निजीकरण कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कर दी। धीरे धीरे करके चीज़ों को खोला। जिस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ों को खोला तो व्यापारी, सरकार और साथ ही साथ जनता सभी चीज़ों को समझती हुई चली गई और फिर बाद में जाके आज ये विश्व के अंदर बहुत अच्छे स्थान पर माना जाता है। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन ये बनकर आ जाता है कि भाई सोवियत संघ ने भी यही कार्य किया था कि अपनी एक अर्थव्यवस्था को खुले द्वार की नीति के अंदर अपनाने की कोशिश की थी विथ यूजिंग ऑफ शॉक थेरेपी। तो वो एक समाप्त क्यों हो गया, यानी कि उसका जो खंडन हुआ वो हो गया इस चक्कर में, और जबकि चीन जो है वो तरक्की हासिल कर गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के अंदर अंतर बताइए कि सेम नीति को अप्लाई करने के बाद एक का तो खंडन हो गया और एक ने तरक्की अचीव कर ली। तो इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि सोवियत संघ ने सभी चीज़ों का निजीकरण बिल्कुल एक साथ कर दिया था, जिससे ना तो सरकार और ना ही वहाँ की जनता कुछ चीज़ें समझ पाई थी। इसलिए वहाँ के रुपए में भारी गिरावट आई, वहाँ महंगाई बढ़ गई और इवन लास्ट में जाके उसका एक तरह से खंडन हो गया और वो कई सारे देशों के अंदर बट गया। जबकि यहाँ पर नेताओं ने बड़ी सूझबूझ से और दिमाग से काम लिया, चीज़ों को धीरे धीरे करके खोला, जिससे सरकार और जनता खुद सभी चीज़ों को समझ पाए और उसके अंदर अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन लेवल पर ला पाए। तो यहाँ पर ये इसका एक तरह से राज था चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान का। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत व चीन के संबंधों में आखिर विवाद के क्षेत्र क्या हैं और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं।
है। सो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं विवाद का क्षेत्र। तो विवाद का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है सीमा विवाद। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पा गया। अरुणाचल प्रदेश के 8 क्षेत्रों पर चीन ने अवैध कब्जा बताया और साथ ही साथ इसी वजह से 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हो गया और अनफॉर्चुनेटली भारत ने उसमें हार झेली। तो इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन मददगार भी है, यानी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चीन। इसी वजह से ये हमारे विवाद के क्षेत्र हैं। बात कर लें सहयोग के क्षेत्र की, तो सहयोग के क्षेत्र को सुधारने के लिए यानी संबंधों को सुधारने के लिए क्या हुआ था कि 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा भी किया गया। सीमा पर 4 पोस्ट खोलने का फैसला किया गया, जिससे हमारे बीच में व्यापारिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। हम आपकी संस्कृति को, राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों को समझ पाए। तो 4 पोस्ट खोलने का फैसला किया गया और इसके बाद हकीकत में व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी। 30% व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी हमारे और चीन के बीच में, इन सारी चीजों को लेकर। और फिर वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दों पर पहल शुरू करी चीन ने, इसीलिए भारत ने अपनी तरफ से भी पहल शुरू करी थी। तो ये सहयोग के क्षेत्र हैं। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं। फिर भी आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद, समझने के बाद, रीड करने के बाद चैप्टर जरूर पढ़ते रहना जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ते रहोगे आपके एमसीक्यू पक्के हो जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन कहां से बनकर आ जाए कोई पता नहीं रहता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। और पहले वाले चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, इसकी एंड स्क्रीन में वीडियो लगी हुई है, जिससे कि आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी और डायरेक्टली जाके आप गो थ्रू हो सकते हैं। इवन अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी किसी भी चैप्टर की, तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपने सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सीरीज के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।